हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है CGL व CHSL के पूछे हुए 2017 के। ये क्वेश्चन जो है वह एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली कांस्टेबल के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों आपने जो क्लास 2 या 3 दिन नहीं हो पाई है तो कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिन्हें हम लोग टाल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई हैं। अब जो क्लास लगातार आप लोगों की होगी तो हम लोग देखेंगे, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो वह किसके द्वारा किया गया है, इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है साइमन स्टेविन और जॉर्ज स्टीफन, गैरी स्टार्कवेदर या पारसी ने किया था। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज स्टीफन ने किया था। जो भाप का इंजन है इसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफन ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन ने किया था और साइमन स्टेविन है, ऑप्शन नंबर पहले में जो दिए हैं साइमन स्टेविन, ये एक महान गणितज्ञ थे। और अमेरिकन अभियंता गैरी स्टार्कवेदर, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने आविष्कार किया था, लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किया था। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं पर्सी स्पेंसर, इन्होंने जो आविष्कार किया था वह किया था माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था, जिसमें हम लोग खाना को रख देते हैं, वो गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, लाइट्स के द्वारा कनेक्ट होता है। तो उसमें उसका आविष्कार किसने किया था? पर्सी स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेडुल्ला ऑब्लिगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो आप लोगों को बताना है यह किस अंग का हिस्सा है। इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े व पेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क में मेडुल्ला ऑब्लिगेंटा पाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होता है और मध्य मस्तिष्क। पहले होता है अग्र मस्तिष्क, फिर बी नंबर पश्च मस्तिष्क और सी नंबर होता है पश्च मस्तिष्क और ये होता है मध्य मस्तिष्क। तो जो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं कौन कौन से? सेरिबेलम व मेडुल्ला ऑब्लिगेंटा। और मेडुल्ला ऑब्लिगेंटा का मुख्य कार्य होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रम कुंचन होता है, ग्रंथि का स्राव और हृदय की धड़कनों तथा श्वसन की नियंत्रण करना होता है। इसका मेडुल्ला ऑब्लिगेंटा का कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि पहले डॉटेड खाली स्थान है यहाँ पे, तो उस आगे लिखा है कि एक आम तौर पर एक कोश की प्रजनन में सक्षम इकाई जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। तो इसके जो ऑप्शन है वह कौन, ये जो इसमें ऑप्शन में कौन होगा? वह जैसे अंडाणु, जीवाणु, शुक्राणु। ऑप्शन 3 ही है, तो आप लोगों को इसके ऑप्शन बताना है जो राइट ऑप्शन है। तो वह जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजाणु जो होते हैं वह यौन संलयन के बिना ही नई इकाई को जन्म देते हैं, और ये जो अंडाणु व शुक्राणु हैं इनको यौन संलयन की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, तो ऑप्शन वह है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, बेलारूस, और जो हैं ह्यूगो दी राइस, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की थी। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक जीवविज्ञानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी लीeuwenhoek को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एंटोनी लीeuwenhoek को कहा जाता है। जो एहरेनबर्ग हैं इन्होंने 1829 में इन जीवाणु नाम दिया था। जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, तथा जो नाम दिया था जीवाणु वह किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। और 1843 से 1910
ईस्वी तक रॉबर्ट कॉच, कौन? रॉबर्ट कॉच ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी तथा रोग का जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सिद्धांत? जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? ये रॉबर्ट कॉच ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं और उनकी बातें पढ़ते हैं। कौन कौन सी? उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च ऊर्जा होती है, वे धनावेशित हीलियम केंद्रक हैं। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। सभी रेडियो सक्रिय तत्व कौन? अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं और जो इन तीनों किरणों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जो तीनों किरणें होती हैं इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा की होती है। किसकी होती है? गामा की होती है। और बीटा किरण की वेदन क्षमता जो मध्यम है तथा मध्यम होती है। जो मध्यम और अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है किसकी होती है? वह गामा किरणों की होती है, उससे कम होती है बीटा किरणों की और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की, सबसे कम वेदन क्षमता होती है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर के उपकरण द्वारा किया जाता है। कौन उपकरण होता है? वह GM काउंटर उपकरण। इसका नाम आप लोग नोट कर लें। कौन? GM काउंटर उपकरण होता है जिसके द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो वो विशेषताएं पढ़ते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी हैं। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल नहीं होता है। आगे देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का खोना शामिल होता है। इसमें क्या? इलेक्ट्रॉन का खोना शामिल होता है। अगला डी ऑप्शन देखते हैं अगली स्लाइड में कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना शामिल होता है। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। जो ऑक्सीकरण अपक्रिया है यह विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक अनुपात का बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये अपक्रिया है Na+ और एक ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ पर स्थित है। आप लोगों को बताना है कि जो चंद्रगिरी का किला है वह 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये किला कहाँ पर स्थापित है, कहाँ बना है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पर है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो चंद्रगिरी का किला है यह कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है। चंद्रगिरी का जो किला है वह आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी जिले के तिरुपति में स्थित है। कहाँ? जो चंद्रगिरी जिला है उसके तिरुपति में स्थित है। 11वीं शताब्दी का यह दुर्ग का निर्माण विजयनगर वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। कौन? विजयनगर जो वंश के राजा थे उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तो आप लोगों को बताना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, केरल, गुजरात। तो वह किस राज्य का है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, यानी कि केरल राज्य का यह एक नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से केरल की नृत्य शैली है, परंतु यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल की नृत्य शैली है और भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हैं और ये क्रमशः तमिलनाडु, उत्तरी भारत तथा मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। ये भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का, कथक है ये उत्तरी भारत में तथा जो मणिपुरी है ये मणिपुर राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो आप लोगों के सामने इसके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका ये ऑप्शन है वह है आर्थिक सेवाओं के खर्चे जो होते हैं वह सरकार की वे जो गिनती नहीं की जाती है। सामाजिक सेवा के खर्चे, राज्यों को दी जाने वाली निधि या यहाँ निधि है तो या सुरक्षा संबंधी खर्चे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है
सुरक्षा संबंधी खर्चे जो होते हैं तो सरकार के विकास खर्चे में गिनती नहीं की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है कवक कृमि, मर्क्यूरी या टिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृमि खाद के लिए कृमि ही जिम्मेदार है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है वह है सवाना आजमी निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आप लोगों को बताना है वे क्या नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है वह है कि फिल्म अभिनेत्री, सक्रियतावादी या स्त्री अधिकारवादी या लोक नर्तक। तो बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक नर्तक सवाना आजमी नहीं है। ये स्त्री अधिकारवादी हैं, सक्रियतावादी हैं, फिल्म अभिनेत्री भी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, तो आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन है 17, 22, 20, 10। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जितनी 22 भाषाएं हैं उनको शासकीय मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? मूल रूप से संविधान में केवल 14 भाषाएं का उल्लेख किया गया था। कितनी? 14 भाषा। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, परंतु विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यहाँ मणिपुरी है, यहाँ नेपाली है, और मैथिली, संताली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे मिलाकर कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? वह 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल रंग के ग्रह नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन इसके हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने। तो ऑप्शन है बुध, प्लूटो, मंगल, शुक्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल मतलब दिखाई देता है। क्या? लाल दिखाई देता है। इसकी जो आयरन ऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अधिकता होती है, तो इसके लिए ये लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह का अक्ष के साथ झुकाव पृथ्वी के समान है, यानी कि ये जो अक्ष के साथ झुकाव है वह पृथ्वी के समान मंगल ग्रह का है। इसलिए इसे पृथ्वी की तरह मंगल पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक बार चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ऐसे मंगल भी एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में जो मंगल है वह एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का पुत्र कौन था? तो आप लोगों को बताना है कि बाबर का पुत्र कौन था। इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, जो बाबर का पुत्र था वह कौन था? हुमायूं था। हुमायूं के अलावा बाबर के और पुत्र थे। वे कौन कौन से थे? कामरान, मिर्ज़ा अस्करी तथा मिर्ज़ा हिंदाल। ये बाबर के और 2 पुत्र थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था पर सिंहासन पर बैठा। देखो, वह 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था, और गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ का था? तो बदख्शां का सूबेदार ये पहले था। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो आप लोगों को बताना है वह कौन थे। इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर चौहान। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान। इनका जो जन्म 1220 ईस्वी में
कर्पूर देवी के गर्भ से हुआ था, यानी कि इनकी माता का नाम क्या है, कर्पूर देवी था। उनके पिता अजमेर राज्य के राजा सोमेश्वर चौहान थे। इन्होंने 15 वर्ष की अल्प आयु में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, मतलब ये राज सिंहासन पर बैठे 15 वर्ष की आयु पर जो आयु थी जब तब ये राज सिंहासन में बैठे। और पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियाँ थीं। कितनी भैया, 13 रानियाँ पृथ्वीराज चौहान की थीं। उसमें थी जो संयुक्ता थी, ये सबसे प्रसिद्ध रानी थी। जो संयुक्ता थी ये पृथ्वीराज चौहान ये इनके घर से उठा लाए थे। भैया 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 जो पृथ्वीराज चौहान है ये हमारे बॉलीवुड के सनी देओल हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि मौलिक इकाई क्या है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, मोल, कैंडला, केल्विन, मीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी पदार्थ की जो मौलिक इकाई है वह क्या है, मोल होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र, यहाँ पर लेखतंत्र नहीं है, यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है। कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जो सार्वभौमिक सत्ता होती है यह किसके हाथ में होती है। तो आप लोगों को बताना है या किसके हाथ में होती है। तो ऑप्शन इसके हैं कि शासक के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है, विजेता पक्ष के हाथ में होती है, मंत्रियों के हाथ में होती है। तो हम लोगों को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोकतंत्र की तत्परता होती है लोगों के हाथ में होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट आप लोगों को दिखा रहा है ये बता रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीन पर जो हैं 6, 12, 15, 10। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बताएं कमेंट बॉक्स में जाके कि ये संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो अवश्य जाके बताएं। भारतीय संविधान राज्यसभा सदस्य के मनोनयन के संदर्भ में यह प्रावधान करता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कितने, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होगा। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वह है 245 वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। फ्रेंड्स, अपने पिछले क्वेश्चन में देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया है, तो चलो देखते हैं। पिछला क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के तात्पर्य है कि जो सार्वभौमिक सत्ता किसके हाथ में थी। तो अब इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता ही है कि सार्वभौमिक सत्ता किनके हाथ में, वह लोगों के हाथ में होती है। पढ़ते हैं आगे कि लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि जनता के लिए, जनता तथा जनता के द्वारा शासन पद्धति लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने कि जनता के लिए, जनता का तथा जनता के द्वारा शासन जो होती है वह पद्धति जो होती है वह लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कि जनता जो है वह सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र शासन पद्धति का सर्वप्रथम प्रणाली विकास बिहार राज्य की वैशाली में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। कब, ये 2500 ईसा पूर्व हुआ था। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोगों को बताना यह किसके द्वारा लिखी गई है। इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, विक्रम सेठ, APJ अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय या मनमोहन सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इग्नाइटेड माइंड लिखी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। तो
आप लोग इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो जो हमारे लोगों को जो हम लोग हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर भी किया करें। शेयर कर देते हैं कि जो लोग पढ़ने के लिए हैं उन्हें मिल जाते हैं क्लासें, तो उन्हें अच्छा भी लगता है और हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग शेयर करेंगे, तो शेयर ज़रूर किया करें। सो थैंक यू। और ये जो अगली हम लोग क्लास अब लगातार देंगे। अब 2-3 दिन जो हुआ था वह कुछ परेशानी थी इसलिए नहीं दे पाए थे। तो अब लोग अब साइंस व इंग्लिश की क्लास और जो मैथ क्लासें हैं उन्हें ज़रूर लें। सो थैंक यू।